बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा ओपन किए बैठे हैं। ग्रीस है, पोलैंड है, इटली है, पुर्तगाल है, रोमेनिया है, नॉर्वे है और भी दीगर कंट्रीज़ है जो कि एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा जिन्होंने अपना ओपन कर दिया है। अगर आप थोड़ी सी गूगल पे रिसर्च करेंगे ना तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यूरोपियन, स्पेशली जो यूरोपियन जितने भी नेशनल्स होते हैं ना वहाँ पे, या स्टूडेंट्स इवन होते हैं, स्टूडेंट्स भी वहाँ पे एग्रीकल्चर जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। चाहे वो फॉरेनर स्टूडेंट है, चाहे वो नेशनल है वहाँ के, कोई भी जो वहाँ पे थोड़ी सी एजुकेटेड होते हैं या एजुकेशनल थोड़ी सी फील्ड में रहते हुए कोई भी बंदा वहाँ पे यूरोप में एग्रीकल्चर जॉब करना पसंद नहीं करता। तो इस वजह से इस सेक्टर के अंदर मोस्टली या तो आपको पाकिस्तानी देखने को मिलते हैं या फिर इंडियन, पंजाब जो पंजाब है वहाँ पे इंडिया में, वहाँ से लोग आते हैं मोस्टली, या फिर पूरे पाकिस्तान से लोग डिफरेंट सिटीज़ से या डिफरेंट एरिया से जाते हैं यूरोप में एग्रीकल्चर जॉब करने। तो आपने इन कंट्रीज़ में किस तरह जाना है वर्क वीज़ा लेके, किस तरह एग्रीकल्चर जॉब करनी है वहाँ पे, मिनिमम 1500 से ले 1500 यूरो से लेके 2500 यूरो तक किस तरह आपने पर मंथ सैलरी वहाँ पे अर्न करनी है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने किस तरह एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा लेके यूरोप में इन कंट्रीज़ में जाना है। वीडियो में बड़ी डिटेल से तसल्ली से डिस्कस करूँगा हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। वीडियो 15-20 मिनट तक चली जाए डजेंट मैटर। आप अगर कोई बंदा वीडियो को स्किप करना चाहता है भाई कर लो, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नीयत ये होती है कि अगर मेरी वीडियो को देख के सिर्फ एक 100 बंदा भी यूरोप चला जाता है लीगली, तो ये मेरे लिए इससे बड़ा सदका जारिया कोई हो ही नहीं सकता। आपके पास कोई हाई एजुकेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, कोई तालीम नहीं है आपकी, इवन मैट्रिक भी नहीं है, आपको आइल्स नहीं आपने की हुई या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं आपने किया हुआ, कोई भी हाई स्किल नहीं है आपके पास, तो एग्रीकल्चर एक सेक्टर, ऐसा सेक्टर होता है, ये डी कैटेगरीज है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर फार्म्स, डेयरी फार्म वर्किंग एंड जानवरों की देखभाल जो होती है, एनिमल केयर टेकिंग होती है, ऐसी कैटेगरीज के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज, कोई एजुकेशन, किसी किस्म की भी कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। सो दैट्स वाई अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, कोई आइल्स नहीं की हुई, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है या स्पेसिफिक वहाँ की लैंग्वेज का कोई टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड, मतलब आपने नहीं किया हुआ, तो फिर आप इन कंट्रीज़ में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके दो तरीके आ जाते हैं। अगर आपने इन कंट्रीज़ में जाना है एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा लेके, जो मैंने आगे आपको बताया है, ये इस साइड पे लिस्ट भी चल रही है, तो इन कंट्रीज़ में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है विजिटर वीज़ा, दूसरा ऑप्शन होता है वर्किंग वीज़ा। पहले हम इस वीडियो में वर्किंग वीज़ा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम विजिटर वीज़ा को डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट वीज़ा कर लें, बिजनेस वीज़ा ले लें, स्पाउस वीज़ा ले लें, और जितने भी कैटेगरीज हैं वीज़ाज़ की, इन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने के लिए जो मोस्टली फेमस जो वेज है ना, वो ये दो ही हैं। या विजिटर वीज़ा पे चले जाएं इन कंट्रीज़ में, विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लें, या डायरेक्ट ही यहाँ से वर्क वीज़ा पे चले जाएं। तो पहले हम समझ लेते हैं वर्किंग वीज़ा को। एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा आपने इन कंट्रीज़ का लेना है। आपके पास तीन तरीके हैं वर्क वीज़ा लेने के, क्योंकि हम पहले वर्क वीज़ा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वर्क वीज़ा लेने का पहला तरीका ये होता है कि आपका कोई रिलेटिव इन कंट्री में मौजूद है, आप उसको बोलें कि यार आपके लिए किसी एम्प्लॉयर को अरेंज करे, कोई जॉब ऑफर लेटर अरेंज करे, वो आपको जॉब ऑफर लेटर और वर्क परमिट भेजेंगे, आप अपॉइंटमेंट लेंगे बेसिस और अपने लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब ये बड़ा रेयर होता है, अगर कोई रिलेटिव होता भी है तो वो आपकी हेल्प करता नहीं है, लेकिन 90% लोग कहेंगे हमारा तो कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं है, हम फर्स्ट टाइम हम नहीं जाना, तो इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। तो हर बंदा तो इसमें फॉलो आउट नहीं करेगा, इसलिए हम इस प्रोसीजर को थोड़ा साइड पे कर देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है? रिक्रूटमेंट एजेंसीज या एजेंट्स, जो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख इस तरह आपसे पैसे लेते हैं और आपको वर्क वीज़ा देते हैं। अब इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान में ये सीन चल रहा है कि आप अगर वर्क वीज़ा किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से लेने जाते हैं तो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे 50-60 लाख रुपया, 40 लाख, जिसका जहाँ पे जैक लगता है वो उतने पैसे आपसे मांगते हैं। लेकिन वो भी एक डाउट में चीज़ होती है, डाउट में बंदा रहता है कि यार ये मेरे पैसे खा ना जाएँ। मतलब हो, ऑब्वियसली रिकवरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी किसी के साथ 50 लाख की बात हुई, उन्होंने 5 लाख रुपये आपसे एडवांस में मांगा। अब अगर आपका इनकेस वर्क वीज़ा नहीं लगता तो वो आपको 2-3 लाख रुपया वापस दे देंगे, लेकिन 2-3 लाख रुपया आपका खा भी जाएंगे कि जी फ़लाँ फ़ीस हमने दी थी, फ़लाँ फ़ीस दी थी। तो ये डाउट्स रहते हैं। या इवन के मेरा ख्याल है 90% लोग जो वीडियो देख रहे हैं इनके पास तो 50-60 लाख रुपया है ही नहीं है। अगर किसी के पास 50-60 लाख रुपया है तो वो कहेगा यार मैं क्यों यूरोप जाऊँगा अगर मेरे पास 50-60 लाख रुपया है। तो इस ऑप्शन को भी मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा। हाँ, ये है कि जिनके पास अगर है 50-60 लाख रुपया, वो एक काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, लाइसेंस शुदा होती हैं, आपने उस वेबसाइट पे जाना है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज देख लेनी है, उनसे कांटेक्ट कर लेना, उनके व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, सारा कुछ इस वेबसाइट पे मौजूद होगा। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको वेबसाइट, या स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रही है। इस वेबसाइट पे जाकर आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज को फाइंड करें, उनके साथ कांटेक्ट करें, अपनी डील बनाएं
और जहाँ पे भी कोई वर्क वीज़ा आपको दे रहा है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए सूटेबल है, उनसे वर्क वीज़ा परचेज कर लें। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास 50 से 60 लाख रुपए है। लेकिन अब तीसरा ऑप्शन आ जाता है, कोई बंदा कहता है यार मेरा कोई रिलेटिव फ्रेंड भी नहीं है यूरोप में, मेरे पास 50-60 लाख रुपया भी नहीं है कि मैं वहाँ पे करके वर्क वीज़ा हासिल कर पाऊँ, या फिर इवन के मेरे पास कोई बड़ी हाई एजुकेशन या स्किल भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन फिर आपके पास आ जाता है जॉब हंटिंग प्रोसेस, सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करना। इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे यार, कोई कहेगा मुझे 6 महीने हो गए अप्लाई करते हुए, कोई कहेगा मुझे 1 साल हो गया अप्लाई करते हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखिए, जॉब हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपको 90% वर्क वीज़ा की एश्योरिटी देता है। अगर आप बिल्कुल, देखिए ये जॉब हंटिंग जो प्रोसेस है ना, अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो आप 2 साल लगे रहें, आपके लिए टाइम वेस्टिंग है। आप 2 साल उसके ऊपर अप्लाई करते रहें, वो आपके लिए टाइम वेस्टिंग है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो फिर आपके लिए वो टाइम वेस्टिंग नहीं है, फिर वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव या आपके लिए कहीं ना कहीं वर्क वीज़ा दिलवाने में आपको हेल्प करता है। देखिए, जॉब हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, अगर आपने उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया, आप 1 साल लगे रहें, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आना, कोई वर्क वीज़ा नहीं मिलना, आप 2 साल लगे रहें। लेकिन अगर आप एक एक्यूरेट तरीके से अप्लाई करते हैं, मैं आगे आगे अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, या आप किस तरह एक्यूरेटली आपने जॉब्स में अप्लाई करना है कि आपको 3-4 महीने के अंदर अंदर चांसेस रहे कि यार मुझे अब वर्क परमिट मिलेगा, वर्क वीज़ा हम हासिल करेंगे। सबसे पहली बुरी चीज़ ये होती है कि हम सीवी कवर लेटर ही अच्छा नहीं बनाते। आप खुद बनाएं, किसी से बनवा लें, गूगल पे रिसर्च कर लें, ज़रूरी नहीं हमसे बनवाना है। कोई भी बंदा आपको लगता है कि यार ये प्रोफेशनल बना सकता है, उससे बनवा लें। मैं बिल्कुल ये ना समझिएगा कि मैं अपने अपने आप को प्रमोट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन वैसे हम हमसे बनवाना चाहिए, हम भी बना देंगे आपको। सीवी कवर लेटर किस तरह का आपका होना चाहिए? बहुत सारी सीवी कवर लेटर मेरे पास आते हैं। क्या होता है जी, सीवी कवर लेटर आया, उसमें सबसे ऊपर बंदे ने लिखा हुआ जी मेरा ये नाम है, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं ये काम कर लेता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, दैट्स इट। मुझे नीचे थोड़ा सा लिखा होता है जी मुझे फुटबॉल पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे गाने पसंद है। ये 2-4 चीज़ें लिख के सीवी कवर लेटर बन गया जी। भाई सीवी कवर, देखें सीवी एक ऐसी चीज़ होती है, आपने जॉब्स अप्लाई की, फॉर एग्जांपल नॉर्वे में आप जॉब अप्लाई करते हैं। नॉर्वे में अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है तो आप खुद तो नहीं ना नॉर्वे जा रहे एम्प्लॉयर के पास, आप अपनी सीवी भेज रहे हैं, आपकी सीवी बता रही है कि इस बंदे को हमने जॉब देनी है कि नहीं। एम्प्लॉयर को आपकी सीवी ने मजबूर करना है आपको जॉब ऑफर लेटर देने पे, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ आप कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? आप सोचते हैं कि यार जुगाड़ लगा लेंगे या बस ठीक है सीवी कवर लेटर जैसा भी बना है, तरले मिनते डाल रहे होते हैं सीवी कवर लेटर के अंदर भी। सबसे पहले तो अपनी सीवी कवर लेटर को स्ट्रॉन्ग बनाए, एक्सप्लेन्ड बनाए, प्रॉपर यूरोपियन फॉर्मेट में बनाए। एटीएस, ये वो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम, ये कनाडा के लिए यूज़ होता है, यूरोप के लिए इसकी नई रिक्वायरमेंट होती है एटीएस की, क्योंकि ये कौन सा रोबोटिक सिस्टम के थ्रू, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू आपकी सीवी पिक होनी होती है, ये सीधी एचआर के पास जाती है, वो आपकी सिलेक्शन करते हैं। तो सीवी कवर लेटर पहली चीज़ यूरोपियन फॉर्मेट में हो, दूसरा एक्सप्लेन्ड हो, तीसरा उसमें प्रॉपर आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हो। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर पर्सनल डिटेल आ गई, नीचे वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो एक कैटेगरी लिखिए, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करें। टास्क अपने लिखे कि आपकी कंपनी में आकर मेरे क्या टास्क होंगे, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एक कैटेगरी लिखिए, दूसरी उसके साथ मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले लिखें जी मैंने जनरल फार्म वर्किंग की है, एक आम जो किसान होते हैं जनरल फार्म वर्किंग होती है, मैंने वो की, उसके बाद मैं पैकिंग वर्कर में आ गया, उसके बाद मैं फार्म असिस्टेंट हो गया। तो इस तरह आपने एक ही सेक्टर में रहते हुए कैटेगरीज को आपस में रिलेट करना होता है, ना कि सीवी बनाएं उसमें लिखें जी पहले मैंने वेटर का काम किया, फिर मैं फार्मिंग करने लग गया, फिर मैं ड्राइविंग करने लग गया। मतलब आपकी कैटेगरीज ही नहीं आपस में रिलेट कर रही। पहले आपने कोई कैटेगरी डाल ली है किसी सेक्टर की, फिर आपने किसी सेक्टर की डाल दी, फिर आपने किसी सेक्टर, कैटेगरीज ही मिक्स आपने की हुई है। वो एम्प्लॉयर कंफ्यूज रहता है कि आपको ऑफर लेटर देना है कि नहीं। तो ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमारे साथ कांटेक्ट कर लें, पूछ लें कि सीवी कवर लेटर कैसे बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हमसे बनवा लें, बनवाना है हमसे 100 बिस्मिल्लाह बनवा लें, हम आपको सर्विस दे देंगे। लेकिन अगर आपने खुद अप्लाई करना है, खुद बनानी है सीवी कवर लेटर, ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, ये कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें कि भाई सीवी कवर लेटर बनाने का थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दे किस तरह बनानी है, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, खुद बना लें। नहीं बना सकते फिर हमारी सर्विस ले सकते हैं। सीवी कवर लेटर आपका अच्छा होना चाहिए। अब सीवी कवर लेटर अच्छा नहीं है, आप 5,000 जॉब भी अप्लाई करेंगे कभी रिस्पॉन्स नहीं आना, क्योंकि आपका सीवी कवर लेटर ही अट्रैक्टिव नहीं है। फायदा गया आपको आपका जॉब्स अप्लाई करने का। दूसरी चीज़, इररेलेवेंट जॉब्स में अप्लाई करना। आपने सीवी बनाई हुई है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, अप्लाई आप एग्रीकल्चर में करी जा रहे हैं, या आपने बनाई एग्रीकल्चर में, अप्लाई आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करी जा रहे हैं। तो देखें, जॉब के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन देखें कि क्या मेरी सीवी के साथ वो मैच भी कर रही है कि नहीं, एम्प्लॉयर ने जो जो चीज़ें मांगी है वो मेरी सीवी कवर लेटर में मौजूद भी है कि नहीं।
अगर सीवी कवर लेटर में मौजूद है तभी उसका फ़ायदा होगा अप्लाई करने का। मैंने आपको बताया, आप लाखों जॉब्स अप्लाई करें, आपकी प्लानिंग नहीं है, आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई नहीं की हुई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो समझ लिया आप अपनी सीवी कवर लेटर को एक ट्रैश बॉक्स में डाल रहे हैं, एक डस्टबिन में डाल रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर डिस्क्रिप्शन में आपने आपने पढ़ी हुई है, आपने सीवी कवर लेटर को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं आपको पता है कि इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरी सीवी कवर लेटर के साथ मैच कर रही है, फिर आपको इसका फ़ायदा होता है अप्लाई करने का। तीसरी चीज़ आ जाती है फेक वेबसाइट्स पे अप्लाई करना। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस तरह के सो कॉल्ड हैं जो क्या करते हैं, आपको फेक वेबसाइट्स बता रहे होते हैं और आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर रहे होते हैं, और फिर जब आपको रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि वो फेक वेबसाइट है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आता भी है तो वो आपको कहते हैं जी $20 पहले दे दे, $50 पहले दे दे, हम फलां फीस आपकी पे होगी। वेबसाइट वाले किसी के साथ स्कैम हो जाता है या फिर किसी को रिस्पॉन्स नहीं आता, वो कहता है जी जॉब हंटिंग प्रोसेस ही फारग है। ये नहीं सोचना कि यार मेरी गलती है, मेरी वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये क्या सोचना है कि यार ये प्रोसेस ही फारग है, ये प्रोसीजर ही फारग है। ये नहीं सोचना कि यार मेरी गलती है, मैं एक्यूरेटली अप्लाई करूँगा तो इससे फ़ायदा भी तो मैं उठा सकता हूँ। अगर मुझे मतलब 50 जॉब में मैंने अप्लाई किए, 5 दिन लगा के, 20 दिन लगा के, 1 महीना लगा के, एक एक एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाइड हो जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है, तो जो 50 लाख रुपए का वर्क वीज़ा मैंने खुद हासिल कर लिया फ्री में। पहले जॉब हंटिंग प्रोसेस करने के लिए सीवी कवर लेटर के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, खुद बना लें, हमसे एक इन्फॉर्मेशन ले लें कैसे बनानी है, व्हाट्सएप पे हमसे बनवानी है, हमसे बनवा लें। जॉब्स एक्यूरेटली जिस जिस सीवी कवर लेटर में जो कैटेगरीज लिखी हैं वही कैटेगरीज में रहते हुए जॉब्स अप्लाई करें। तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि इररेलेवेंट जॉब्स अप्लाई नहीं करनी और फेक वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई नहीं करनी। वेबसाइट्स वो देखनी है जो प्रॉपर ऑथेंटिक है, जिन पे लाइक लिंक्डइन है, इंडीड है, ग्लासडोर है, seek.com है, jobs+.mt है, जॉब्स इन कैनेडा, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि ऑफिशियली कंट्रीज़ की अपनी वेबसाइट्स कंसिडर की जाती हैं या गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे जाके अप्लाई किया करें। ना कि जो वेबसाइट सामने है या यूट्यूब पर बता दे, वो बगैर वेरिफिकेशन के आपको वीडियो के चक्कर में बता देते हैं और आप उसमें जाके अप्लाई करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जो कि इंटरनेशनल मेथड कहलाता है। इस प्रोसीजर के थ्रू वर्क वीज़ा मिलते हैं। मैंने बड़ी वीडियोज़ में सर खपाया, आपने नहीं मानना, आपकी अपनी मर्जी है भाई, ना अप्लाई करो। जिन्होंने फ़ायदा उठाना है या जो लोग थोड़े से स्मार्ट वर्क करते हैं, इस आजकल के दौर में ज़िंदा हैं, फिजिकली तो जिंदा है, मेंटली भी जिंदा है, तो वो अप्लाई करे जॉब हंटिंग प्रोसेस में। वर्क वीज़ा एग्रीकल्चर के ओपन है, आप वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं आने वाले कुछ वीडियोस में वेबसाइट भी बता दूंगा, जॉब्स अप्लाई करके भी बता दूंगा, एग्रीकल्चर जॉब्स इन कंट्रीज़ के लिए आपने कैसे अप्लाई करनी है। अब आ जाए, कुछ ऐसे लोग भी हमारी वीडियोज़ को देखते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं यार हमने ऑनलाइन जॉब्स नहीं अप्लाई करनी, हमें इतना वेट नहीं करना, हम 2-2 3-3 महीने वेट नहीं कर सकते या इतना कंटिन्यूसली अप्लाई नहीं कर सकते, हमें दिनों के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए। मतलब दिनों के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाए कि मुझे वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, या मैं जाऊंगा एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा लेके या नहीं जाऊंगा, मतलब एग्रीकल्चर जो मैं कर पाऊंगा वहाँ पे जाके या नहीं, मुझे दिनों के अंदर पता चल जाए, मुझे इतना वेट नहीं करना। उनके लिए फिर विजिटर वीज़ा आ जाता है, क्योंकि विजिटर वीज़ा एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो एक तो क्विक वे होता है, दूसरा सस्ता रास्ता होता है। आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, कुछ 40-50 लाख वो भी ले जाता है, 30 लाख 35 लाख। आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें, उसमें भी अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें। आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करें, उसमें भी इनविटेशन, ये वो बड़े लंबे चौड़े चक्कर हैं, नोटरी पब्लिक करवाना और चीज़ें। आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, पहले वहाँ से आपको एक पार्टनर देखना है, उसके नखरे उठाने हैं, तो ये सारे लंबे चौड़े प्रोसीजर हैं। सिर्फ एक विजिटर वीज़ा एक ऐसा प्रोसेस होता है, आपको दिनों के अंदर रिजल्ट भी मिल जाता है। मतलब आप देखें ना, अब इटली या पुर्तगाल, पोलैंड, आइसलैंड, ग्रीस, स्लोवेनिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, इन कंट्रीज़ का आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, इवन के स्पेन वगैरह का भी आप टूरिस्ट वीज़ा इन कंट्रीज़ का अप्लाई करें, आपको मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर पता चल जाता है कि मेरा वीज़ा लगा कि नहीं। अगर आपका वीज़ा लग जाता है टूरिस्ट वीज़ा, आप विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे जाके जॉब ढूंढते हैं, विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट अगर ना हो तो, भाई हो जाता है, क्यों नहीं होता। देखें, आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, इटली का मिलता है, पुर्तगाल, पोलैंड, ग्रीस, स्लोवेनिया, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, इन कंट्रीज़ में से किसी कंट्री का भी टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, वो आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा। शेंजन वीज़ा पे 30 ममालिक होते हैं, आप 30 कंट्रीज़ में शेंजन वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स मीन कि आपके पास 30 कंट्रीज़ हैं कि आप उन 30 कंट्रीज़ के अंदर जॉब ढूंढनी है आपने। मतलब विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको जॉब की ज़रूरत होगी ना, एक जॉब ऑफर की, तो 30 कंट्रीज़ में आप जॉब नहीं एक ढूंढ सकते। चले आपने खुद भी स्ट्रगल नहीं करनी, तो बहुत सारे कंसल्टेंट वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो आपको कोई पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए आपसे लेते हैं और आपको वो जॉब ऑफर लेटर अरेंज करके आपका विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी करवा देते हैं। उनके पास बड़े ऑप्शन होते हैं।
अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार विजिटर वीज़ा आसानी से मिलता नहीं है। डेफिनेटली नहीं मिलता, उन लोगों को नहीं मिलता जो कि डॉक्यूमेंट्स बस पकड़े हैं, जाके सबमिट कर दिए हैं। वो देखा ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स मेरे इस काबिल हैं भी नहीं, हैं भी है कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो 80% कंसल्टेंट्स हैं या एजेंट्स हैं, बल्कि 90% है, उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आपका वीज़ा लगना है नहीं लगना। उनको अपनी फ़ीस जेब में डालनी है। उन्होंने आपसे, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ। चलें अब एक तजर्बा कर लें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठाएँ, किसी भी आपके जो करीब कंसल्टेंट हो उसके पास चले जाएँ, उसे कहें जी मैंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है, मैंने ऑस्ट्रिया का करना है, नॉर्वे का करना है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, क्या चांसेस हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स देख के बस 2 मिनट इस तरह करेगा और कहेगा जी आपका वीज़ा तो 90% आ जाएगा, आपके तो डॉक्यूमेंट्स ही बड़े अच्छे हैं, डॉक्यूमेंट्स की तारीफें करेगा, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप फीस देंगे अगले बंदे को। और वीज़ा लगना नहीं लगना उस कंसल्टेंट को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, उसने आपसे फ़ीस लेके जेब में डालनी है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि टूरिस्ट वीज़ा अगर आपने लेना है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनको आपने फॉलो करके फिर वीज़ा देखें। टूरिस्ट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, चाहे नॉर्वे का करें, पोलैंड का करें, आइसलैंड का करें, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, किसी भी कंट्री का अप्लाई करें, आपने वीज़ा ऑफिसर, जब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नॉर्वे की, आपने नॉर्वे का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, भाई वीज़ा जो ऑफिसर है नॉर्वे का वो बैठा इसलिए हुआ है आपको वीज़ा देने के लिए। या आप स्पेन का, स्लोवेनिया का, आइसलैंड का, ग्रीस का, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री का जो वीज़ा ऑफिसर आपके कंट्री में बैठा है वो आपको वीज़ा देने के लिए बैठा हुआ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह, कितनी प्लानिंग की, कितनी स्ट्रैटेजीज को अपनाया और डॉक्यूमेंट्स किस तरह बना के उसके सामने पेश किए हैं। ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है। वीज़ा ऑफिसर तो खुद कहते हैं कि यार आप फीस लेके आए, जो छोटी सी फीस है 90 यूरोज़ या 92 यूरोज़, आप वीज़ा फीस लेके आए, डॉक्यूमेंट्स लेके आए, हम आपको 30 दिन का वीज़ा देंगे, आप हमारे कंट्री में आए, टूर मारे यहाँ पे आके। वो तो हमारे अंदर गलती है ना कि हम डॉक्यूमेंट सही से सबमिट ही नहीं करते और हम कहते हैं जी नहीं जी वीज़ा मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? वीज़ा मिलता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्ट्रगल या कितनी मेहनत की है या कितनी प्लानिंग की है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स उठाएं, अपने किसी करीबी कंसल्टेंट के पास जाएं या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर करें, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाएं, डॉक्यूमेंट्स में जो गलती हैं वो दूर करवाएं। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जब फाइल आपकी पता हो, कंसल्टेंट को या आपको प्रॉपर वर्किंग करके, जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है वो आपको बताता है कि यार आपकी फ़ाइल बिल्कुल ओके है, 90-95% वीज़ा आने के चांसेस हैं, फिर आप अपनी फ़ाइल को सबमिट कर दें और आपका वीज़ा आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए? आप चाहे शेंजन के किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या कनाडा, न्यूजीलैंड, दुनिया के किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप हमारी सर्विस लेंगे, ये लेफ्ट साइड पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें आपकी तरफ से चाहिए होते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं उसमें आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने की, मेंटेनेंस लेटर, आपका एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स वगैरह। और ये जो राइट साइड पे डॉक्यूमेंट्स है ये हमने आपके लिए बनाने होते हैं। अगर आपके पास एंटी एन या टैक्स रिटर्न्स वगैरह नहीं है तो ये हम आपके लिए अरेंज कर देंगे, इसका इतना कोई इशू नहीं है। बाकी इन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट का आपको कोई इशू आता है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना है, फाइल की असेसमेंट करवानी है, किसी किस्म की भी कोई हमारी सर्विस चाहिए, जॉब हंटिंग प्रोसेस करवाना है, सीवी कवर लेटर बना के यूरोप में जॉब्स अप्लाई करवानी है, आपका वर्क परमिट आया हुआ है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, वर्क वीज़ा अप्लाई करवाना है, जितनी भी सर्विसेज है हमारी आप ले सकते हैं। वर्चुअल ऑनलाइन सर्विसेज है हमारी। ये नंबर व्हाट्सअप चल रहा है, व्हाट्सअप पे आपने मैसेज करना है और 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये हमारा कॉलिंग नंबर है। कॉलिंग नंबर हमारा एक्टिव तब होता है अगर हमारा व्हाट्सअप पे कोई इशू आ जाए, कोई बंद हो गया व्हाट्सअप या कोई भी सीन हो जाता है इस तरह का, तो हमारा ये नंबर फिर ऑन हो जाता है, आप इस पर कॉलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, 95% 100% आपको बल्कि व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स मिल जाता है 1 से 2 दिन के अंदर। मैंने कोशिश की आपको सारी चीज़ें क्विकली समझाने की। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दीजिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाकी वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।